दोस्तों, आज की कहानी है भाभी हम सिर्फ उपहार के भूखे नहीं हैं, भाव और प्यार सही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो भाभी, प्रणाम। पूजा ने सहकती हुई आवाज में फोन उठाया और अपने भाभी सुधासी से बात करने लगी। अपने इकलौते बेटे वीर की शादी का निमंत्रण देने के लिए सुधा जी ने फोन किया था। हालांकि पूजा को कहीं से खबर मिल गई थी कि उसके भतीजे वीर की शादी पर उसने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। पूजा को अंदर अंदर बुरा भी लग रहा था कि शादी तो हुए 6 महीने हो गए, पर भाभी ने आज फोन किया कि हम तीनों बहनें इतनी घेरे कि सारे रिश्तेदारों को तो होते ही पता चल गया और हमें 1 महीने पहले बताया जा रहा है। इतना अपना समझकर भाभी का हर मोड पर साथ दिया, फिर भी न जाने भाभी क्या चाहती थी। हम सारों बहनों से अपने पति वैभव के आती पूजा ने भाभी के कॉल के बारे में बताते हुए कहा, वैभव, आज भाभी का फोन आया था निमंत्रण देने के लिए। हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से शनिवार या रविवार को शॉपिंग करने चलते। पूजा के चेहरे की चमक देख वैभव ने सुटकी लेते हुए कहा, तुमने तो कहा था कुछ भी हो जाए इस बाहर जो भी बोले भाभी, पर मायके की दहलीज पर नहीं चढ़ूंगी तो अब क्या हो गया, क्यों शॉपिंग करना है, कोरोना काल है मैडम, बहाना भी काम आ जाएगा। बोलते हुए वैभव के चेहरे पर शरारती मुस्कान दिख रही थी। पूजा ने अपनी दोनों बेटियों अब्बा और निभा को कोचिंग भेजकर वैभव के लिए चाय बनाई और दोनों छत पर बैठकर चाय पीने ले गए। इसी बीच वैभव के ऑफिस से कॉल आ गया और वो छत के एक किनारे जाकर बात करने में मशगूल हो गया। इधर पूजा अकेले बैठे पुरानी यादों के समुद्र में गोते लगा रही थी। 7 भाई बहनों माधव, विनय, विपिन, नीलू, पूजा, सीमा, रेखा में सबसे बड़े थे माधव भैया और सबसे छोटी रेखा। भाभी के घर में आने से पहले सीमा रोगग्रस्त थी, बस अपनी दैनिक क्रिया कर लेती थी। बिना सहारा के यही काफी था। हालांकि माँ का कोई काम पापा हमारे जिम्मे नहीं सौंपते थे, फिर भी अपने मन से जिसे जो समझ आता था मिलजुल के काम हो जाता था। पापा टेक्नीशियन पद से रिटायर हो चुके थे। ज्यादातर समय माँ की वजह से उनका घर में ही बीतता था। विनय भैया ने तो विदेश में नौकरी करते हुए वहीं शादी कर ली। हमसे कोई संपर्क नहीं रहा। उनका शादी के बाद पहले थोड़ी बहुत बातें भी हो जाया करती थी औपचारिक रूप से, पर शादी के बाद उन्होंने हमारे लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिया। कॉल से करते थक जाते पर कोई जवाब नहीं मिलता, पर कभी उड़ते उड़ते खबर सुनने में आई थी कि नई नवेली दुल्हन आती सेवा में लग जाएगी। भैया को मंजूर नहीं है कि इस रहन सहन और तौर तरीके से खुद को इस मोड़ तक पहुंचाए, वापस वहां नहीं जाना चाहता। ये थी विनय भैया की सोच। विपिन भैया के पास भी ऑफिसर ओहदे की नौकरी थी। विपिन भैया की पत्नी को ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था, फिर भी दिखावे के लिए सही इज्जत तो देती थी हम सबको। पर विनय भैया की पत्नी ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उनको भी अपने पक्ष में कर लिया था। भाभी के आने से पहले मेरी और नीलू दीदी की शादी हो गई थी।
माधव भैया घर में सबसे बड़े मिलनसार और सबको मिलाकर चलने वाले थे। अब एक ही उम्मीद थी कि जैसे भी पूछे माधव भैया और सुधा भाभी परिवार के साथ चलेंगे। विनी और विपिन भैया की पत्नी ने कानाफूसी करके सुधा भाभी को अपने पक्ष में करने की बहुत कोशिश की, पर भाभी खुद में मगन रहती और खुद से बेहतर किसी को नहीं समझती थी। हमारा परिवार बहुत समृद्ध तो नहीं था, पर इतना कह सकती हूँ कि खुशहाल था। हर हाल में हम बिना शानो शौकत के भी एक दूसरे के साथ जिंदगी को दिल से जीते थे। पापा को कुछ पैसे गाँव भी भेजने होते थे। उनके भाइयों के लिए तो हमारे खर्च भी सीमित थे और साथ में हमारे 2 ससुरी बहनें भी रहती थी। भैया के लिए अच्छे घर की शिक्षित लड़की को लाया गया। सुंदरता और गुणों की खानदान थी सुधा भाभी, पर उनकी कमी ये थी कि वो भैया के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी। जितनी जरूरत हो बस दूसरों के सामने उतना ही जवाब देती थी। अगर किसी की बात थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या बुरी लगी तो तुरंत पलट के जवाब लगा देती। हम सबको भी इस ढंग की आदत हो गई। जब भाभी हंसती या खुश होती तो सब उनके साथ खुश होते। उनका मूड ऑफ होता तो हम सब भी चुप ही रहते। साथ मिलकर सब काम करते थे, रसोई में या घर के कोई अन्य काम तो भाभी हर बात पर उलाहने देती। मेरी सहेली है, उसकी सास खाना भी बनाती है, घर के कामों में भी सहायता करती और पोती पोतियों का ध्यान रखती। यहाँ तो माँ जी कुछ नहीं करती। सीमा बोलती थी कि भाभी चाहती है माँ बेटी न रहे, पर एक तो शरीर भारी और बीमारी कैसे काम हो पाएगा। और फिर हम लोग तो पूरी तरह संपृक्त रहते हैं, फिर तो उन्हें शिकायत नहीं होना चाहिए। हर काम में दोनों बहनें सीमा रेखा वो हाथ बटाती थी। भाभी को हमारा रहन सहन पसंद नहीं था और जो साथ में गांव की ससुरी बहनें थी उन्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। उनके चेहरे के भाव से साफ दिखता था। देखते देखते कई साल बीत गए। सीमा और रेखा से जब फोन पर बात होती तब वो कहती थी भाभी हमसे अलग थलग क्यों करती हैं दीदी, एक बार कारण पूछना चाहिए। मैंने और नीलू दीदी ने कहा एक बार भैया से पूछ कर देखो। एक दिन जैसी भाभी नहाने घुसी, हिम्मत करके रेखा ने भैया से पूछ लिया भैया भाभी हमें पसंद नहीं करती है क्या, कोई गलती हो तो प्लीज बता दीजिए, हम सुधार देंगे। रेखा ने यहाँ तक भावुक होकर कह डाला अब तो मेरी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा तो 3 महीने बाद विदा हो जाऊंगी। भैया अब तो भाभी से बता कर दो। भैया ने रेखा से कहा सूट की भाभी थोड़ा परेशान रहती है, माँ की तबीयत खराब है, उन्हें देखकर और हमारे इतने बड़े परिवार के साथ उसे रहना पसंद नहीं है। रेखा ने बात को रोकते हुए कहा माफी चाहूंगी भैया, सारे काम मैं और सीमा दोनों मिलकर हाथ बटाते, भाभी पर कोई भी भार नहीं देते और दिन ब दिन माँ का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। उन्हें होश भी नहीं रहता कि पहले की तरह कुछ बातें करे। घर में एक अजीब सा खालीपन लगता है। भैया का जवाब रेखा ने हम दोनों बहनों को बताया। भाभी के आने के कुछ दिन बाद ही उनका बर्ताव सब समझ गए थे। उन पर थोड़ा भी बोझ ना हो, इसलिए हम बहनें मिलकर खाना बनाते, झाड़ू पोछा करते और बाकी घर के कामों में भी हाथ बटाती। देखते देखते सीमा रेखा की भी शादी हो गई। पापा के सारों दामाद बहुत अच्छे थे। 3 उसी शहर में थोड़ी थोड़ी दूर पर रहते थे और रेखा सबसे अलग दूसरे शहर में थी। एक राखी का ऐसा दिन था जिस दिन भैया भाभी साथ में जाकर हमें कुछ उपहार दिलाते थे। लेन देन में भाभी से किसी को शिकायत नहीं थी। बहुत दिल से राखी पर और भाई दूज पर हमें खूब अच्छा उपहार मिलता। सोचती थी कभी कभी कितने खुश होते हमें ये उपहार पाकर, पर हमारे शब्द उपहारों के
वो ताजे क्या जवाब नहीं मिला। कभी ससुराल से जब किसी रस्म के लिए मायके भेजा जाता था तो शुरू के 1-2 बार मजबूरी में आ जाती थी और जल्दी विदा हो लेती थी, क्योंकि वह अपनेपन जैसा कुछ भी नहीं था। हम सब बहनों ने आपस में बहाना तैयार रखा था कि हम यही बहाना करेंगे, ससुराल से लगाव हो गया, अच्छा नहीं लगता छोड़ कर आना, और यही बहाना काम भी आता था। मायके की कोई रस्म होती थी तो दिल जोरों से धड़कने लगता था। शायद ही कोई ऐसी लड़की हो मायके के नाम से घबराहट से जिसकी धड़कने बढ़ जाए, पर हमारी किस्मत ऐसी थी। देखती देखती भतीजियों की शादी में भी आना जाना हो गया, पर भाभी के पास सिर्फ अपने मायके वालों के लिए समय था। एक आखिरी बार याद है कि माँ की दुनिया से जाने के बाद मायके गई थी। हमारी दुख के साथ अपनों में बस हम बहनी थे, माँ के जीते जी। तो जो झेलना था सो झेलाई, पर माँ का चेहरा देखकर दुख कभी दुख सा नहीं लगा, और कड़वा घूंट भीतरे जिंदगी से लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म है। तब भी भाभी ने जाते जाते हम सारों को सुंदर साड़ी दी और उस दिन पहली बार बोलते हुए विदा किया कि फिर आना। हम तीनों तो शांत थे, पर रेखा को रहा नहीं गया। पलटकर उसने साड़ी भाभी को वापस कर दी, ये बोलते हुए कि भाभी सिर्फ उपहार के हम भूखे नहीं है, भाव और प्यार सही है। सच कहूं तो माँ के जाने के घाव बहुत गहरे थे। ऐसा लग रहा था भाभी गले लगाकर कंधे पर सिर रखकर रोने देती और बोलती, मैं हूं ना तो शायद घाव को महरम मिल जाता। थोड़ी भावुक हुई भाभी फिर अपने मायके वालों के बीच बेबस हो गई। हम सारों बहनें खुद से आपस में पापा के साथ गले मिलकर फुट फुट कर रो लिए और बस जाने की तैयारी थी। रेखा और सीमा ने मेरे कमरे में आकर साड़ी फेंक दी बिस्तर पर। मैंने पूछा क्या है ये? सीमा रेखा एक बार बोल पड़ी, नहीं सही है दीदी, दिल से शादी नहीं है भाभी, हम एक साड़ी भूखे नहीं है। नीलू दीदी ने प्यार से दोनों को थपथपाते हुए कहा, रख लो सीमा, रख लो रेखा, शायद ये मायके की अंतिम निशानी वो हमारी याद भी तो जुड़ी होगी इससे। रेखा ने मुंह ऐंठते हुए रख लिया। कड़वी यादें वापस जाने पर फोन भी हम लोगों ने 20-20 में किया, पर कोई जवाब नहीं मिलता। बस पापा से बात हो पाती थी, वही बात कराती थी तो भैया से हाल चाल पूछना तो हो जाता था। इसी बीच एक बार भैया ने नया घर खरीदा, उसमें भी बरद रूप से तो नई छोटी सी पूजा रखी, पर हमें नहीं बुलाया गया। बच्चों की जॉब हुई तो भी नहीं बुलाकर साथ में खुशियां मना पाए। जब भी बीच में भूले भटके बातें होती थी तो बस हाल चाल पूछ कर ही फोन रख देते थे। पर माधव भैया की दोनों बेटियां मतलब मेरी भतीजियां समय निकाल कर कभी सुबह से फोन करके बुला लेती थी, आ जाओ ना बुआ, मम्मी की बात का क्या बुरा माना, वो तो ऐसी हैं, दादाजी से मिलने आ जाओ, हमसे मिलने आ जाओ। उनकी शादियों में जाना हो पाया था, अब तो शादी के बाद वो भी हमें भूल गई है। पर हम बहनें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी, हम पापा का घर समझकर जा सकते, पर भाभी का चेहरा याद करके बोझ बढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। एक तब का दिन था, एक आज का दिन है, कैसे जाऊं कोरोना में भतीजी की शादी और ना भी न कर सकती। भैया भाभी को दिल नहीं मान रहा कि नहीं जाऊं। अचानक फोन की घंटी से पूजा का ध्यान टूटा। उसे लग रहा था मानो आज कुछ और मांगती तो मिल जाता। माधव को फोन था, उठाती पूजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। पूजा ने कहा,
जी भैया बोलिए। माधव ने एक सांस में बोल डाला। पूजा गाड़ी भेज दूंगा, 10 दिन पहले आना। अभी सब बहनों से बात करूंगा। उन्हें विश्वास नहीं था, शायद दोबारा उन्होंने सभी करती मांगा। आओगी ना पूजा? देखो समय से आ जाना, पता है कोरोना काल है पर अपनी बड़ी सुरक्षित है ना। और वैसे भी तुम लोग ही तो हो यहाँ। सुधा के मायके वालों का कम ही उम्मीद था। लॉकडाउन ने उन शहरों में तो तुम लोग से ही रौनक होगी। और बुआ की तो सारी रस्में होती है, कहकर हंस दिए। और फिर एक ही बेटा है मेरा, रौनक तो होनी चाहिए, जो चाहिए नेक में सब मिलेगा। पूजा ने भी दिल से कहा, आऊंगी भैया, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और गाड़ी क्यों भेजना, भतीजे की शादी हक से आएंगे। फोन रखकर मन ही मन पूजा बुदबुदा रही थी। अपने समय पर भैया को मेरी जरूरत याद आई। काश आप कम से कम समझे होते भैया, हम उपहारों के भूखे नहीं हैं। खैर मम्मी पापा की बात से आज भी खुशी है, जो मिले उसी में खुशी ढूंढो। उलझान में फिर भी जाऊं या ना। वैभव ने आकर का मायके से वापस आ गई। कब से बोल रहा हूँ, जाने कहाँ खोई थी। समझ गया तो तुम मायके पहुंच गई होगी। ख्यालों में पूजा ने तुरंत क्रोफेस कॉल किया बहनों को और जाने की तैयारी पर चर्चा होने लगी। देखते देखते माहौल खुशनुमा हो गया। माँ की बात आज बहुत याद आ रही थी। बेटी सामने वाले जो भी बर्ताव करे, अगर तुम भी वही करोगी तो उसमें और तुम्हें कोई अंतर नहीं रह जाए।